बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सबूर अहमद स्मैप वॉइस में खुशामदीद कहता है। स्मैप वॉइस एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सर्जिकल इंडस्ट्री की करंट प्रॉब्लम्स, सक्सेस स्टोरीज़, रेगुलेटरी कंप्लाइंस और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ पर स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल डिस्कशंस करेंगे। स्मैप वॉइस का एक मकसद ये भी है कि स्मैप की आवाज़ अपने मेंबर्स तक और बेहतर तरीके से पहुँचाई जा सके। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सिमैप में मुनक्कद सेमिनार्स और वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते। वो सिमैप वॉइस के थ्रू, जो हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, आप जब चाहे जहाँ चाहें आप उसको एक्सेस करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आज सिमैप वॉइस आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है। सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि वो अफराद जो एक यंग बिजनेसमैन हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो हाई अचीवर पर्सनालिटी से हम सब सीख सकें। आज हमारे दरमियान सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री के लीडर और हाईली स्किल्ड पर्सनालिटी मिस्टर कैसर शबीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबूर अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, सबसे पहले कैसर साहब हम स्टार्ट करेंगे आपके चाइल्डहुड से। आप हमसे कुछ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करें, अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में और आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई। Sabur, I was born as a normal person, raised up as a normal person. When I was 4 years old, I went to school in grade one. At a rather young age at that time. तो स्कूलिंग की, फिर हाई स्कूल ठीक पढ़ता रहा। स्पोर्ट्स का शौक़ था, साथ क्रिकेट का बचपन से। तो क्रिकेट भी खेली साथ साथ। फिर कॉलेज में, मरे कॉलेज में मैंने एफएससी की। फिर लेटर ऑन आई जॉइंड इस्लामिक कॉलेज, बट दैट वाज क्लियरली द रीज़न फॉर प्लेइंग क्रिकेट। सो दैट वाज अ पैशन दोज डेज। आई वाज बॉर्न इन अ फैमिली। मेरे दादा ने 1920s में टेनिस रैकेट बनाया। He was a highly skilled wooden craftsman. So that was a start. So, but difficult times when you start a new business with limited resources. And in the beginning, in 30s, we were producing tennis rackets, badminton rackets, and giving to dealers from India. And later on, my grand uncle, he got graduated from Murray College. So he went to US. So that was the start of our export business. And actually, I'm very proud to tell you that when Pakistan was created, he was the president of Indian Chamber of Commerce there. And he was the one who displayed Pakistan flag on a dinner. Wow. So, and later on, you see, yeah, they were all in sporting good business. My father, my uncles joined. And then, you know, there's always in Pakistan splits in the family businesses. It happens quite often. तो उसके बाद मेरे वालिद थे, उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलके नया बिजनेस शुरू किया. You know, someone has to leave and restart. So that was a struggling time for them as well. And later on, when I finished my college, तो फिर मैंने ज्वाइन किया. By that time, they had put their hand on surgical instrument, export business. सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था। आपका फैमिली बिजनेस स्पोर्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, तो सर्जिकल बिजनेस में आने का डिसीजन कैसे हुआ? क्या ये कोई विजन था या आपने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की? जहाँ तक मुझे याद है, उनका ख्याल ये था कि द फुटबॉल एंड द स्पोर्टिंग गुड्स दोज डेज डिपेंड अपॉन द वेदर इन यूके. If the summer has been good, they get good orders, you know, something like that. Okay. And they thought that surgical instruments is a year-round business, stable business. So without any knowledge, you know, they jump into it, you know, and that's probably the reason we came into it. ये किस सन की बात है? 60s की बात है, अर्ली 60s की. वेरी अर्ली. Yeah. तो आपने माशाल्लाह से QSA की बुनियाद कब रखी?
हाँ, मैंने 1 साल काम किया उनके साथ. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई कंपनसेशन देयर. आई वॉज 21 years old and I told my father I want to start my own business. तो उन्होंने कहा कर लो शुरू. तो that was a very humble start. I didn't know. I was just a kid basically, you know, just out of college. तो उन्होंने मुझे फिर encourage किया. मैं कुछ डरा भी हुआ था actually. तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो. So that was a start and आपको कुछ याद है कि जब QSA को पहली दफ़ा चैम्बर में रजिस्टर करवाने जा रहे थे तो वो क्या इमोशंस थे आपके, और आपकी कोई विजन कि मैं इस कंपनी को कहाँ से कहाँ तक लेके जाऊँगा, कभी सोचा था? इतना ज़्यादा तो नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि यू नो इट वट एवर आई डू आई हैव डन इन माई लाइफ, तो मैं पूरा आई गिव माई 100%, more than 100%. Great. So when I was a student, I was doing very well. Then I went to cricket. तो क्रिकेट में भी मैं उस ज़माने में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, काजिम ट्रॉफ़ी, जो सियालकोट से जाके खेलना काफ़ी मुश्किल काम था. सो आई ट्राई टू गिव माई वेरी बेस्ट वट एवर आई डू. स्पोर्ट्स को छोड़ के बिजनेस में आना मुश्किल नहीं हुआ? No, I started working as like a sports with the same passion. Great. So for you know my passion shifted from sports to business. Okay, this is great. QSA, आप उसके फाउंडर भी हैं और आपने उसको पहले कदम से लेके सीढ़ी के आखिरी टॉप तक आपने उसको देखा है. अपनी स्ट्रगल थोड़ी शेयर करेंगे, कोई कहानी, कोई बात कि इतना वक्त आपको लगा और इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है, ताकि जो यंग जनरेशन है वो सीख सके कि किसी बिज़नेस को बनाने में कितनी पेशेंस, कितनी स्ट्रगल्स की ज़रूरत होती है. Yes, you see, start is always very grinding period. You have to go through a lot of difficult times. You have a lot of hurdles. You have a lot of hills to cross. तो उस ज़माने में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस था, ये बेसिकली इसमें 5-6 बड़े प्लेयर्स थे. वही उसमें थे ज़्यादा जिनके पास मार्केट शेयर था. एज ए कंपेटिटर? No, you see, they were the big. Okay. You know, हम तो बहुत स्टार्ट ही किया था ना तब. तो लेकिन वहाँ पे I remember the names like M. F. Lahi, Hilbro is still there, माशाल्लाह. M. S. Slatch, Bashir Jamil, Phyllis M. Jones. ये इन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और उन्होंने एक इंडस्ट्री डेवलप की. एंड आवर जनरेशन ओज अ लॉट टू देम. उन्होंने बुनियाद रखी थी, और फिर सिंस दे वर देयर, सो नए किसी आने के लिए मुश्किल था, क्योंकि उस ज़माने में फैक्ट्रीज के अंदर काम हो रहा था. फिर कुछ वजह से उस पॉलिटिकल जो टर्मोइल आया उसमें फिर लोगों ने अपने जो वर्कर्स थे उनको बाहर निकाला कि जाएं अपनी शॉप्स बनाएं. तो मैं उसी पीरियड में ज़रा एक्टिव हुआ. तो फिर मैं उन्हीं लोगों से मुझे काम करवाना होता था, और मुश्किल था. वो दे ऑलवेज ऑप्टेड फॉर द बिग बिजनेसेस उनका. तो नए बंदे के लिए अपनी स्पेस बनानी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई केप्ट ऑन मूविंग. आपको क्या लगता है कि इतनी सक्सेस के पीछे क्या राज है कि माशाल्लाह से आपने एक टाइम पीरियड में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है? देखें, I cannot exactly pinpoint, but I can tell you that my father was my mentor. उनसे मैंने 2-3 चीज़ें सीखी. एक तो ये था कि ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और कमिटमेंट को ऑनर करना. बल्कि लेट मी टेल यू, जब मैं काम में आया तो मुझे 3 एडवाइसेस मिली थी. एक मेरे वालिद थे, उन्होंने कहा कि जब वो काम में आए थे तो एक इंडियन था बैंक मैनेजर, हिंदू, उसने कहा था कि काका तो सारे ज़माने को ख़राब कर लेना, झूठ बोल लेना, लेकिन बैंक के साथ कभी झूठ नहीं बोलना. और बैंक के साथ जो आपकी कमिटमेंट है उसे हाल में पूरा करना. बैंक आपको कभी परेशान नहीं होने देगा, वो आपके मुश्किल हाथ में भी आपको सपोर्ट करेगा. एक मेरे मज़हर भाई, मेरे कज़न थे फादर के, उन्होंने कहा था कि कभी बैंकों के लिए काम ना करना. और तीसरी एडवाइस ये थी कि वो एक जर्मन था, वेरी शूट बिजनेसमैन, कार्ल हुबर. उसने कहा था कि जो पैसे जब तक आपकी जेब में हैं आपके हैं,
जब निकल गए तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे 3 एडवाइसेस मिली जो जिसमें मैं चलता गया। कि वैसे सियालकोट इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टेक कंपनी है। ये सफ़र मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का, ये विजन क्या था, और इस विजन को अचीव करने में डेफिनेटली कोई आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपने उसको ओवरकम कैसे किया होगा? देखें, बात यह है कि जब आप ट्रैवल करते हो, आप चीज़ों को नोटिस करते हो, देखते हो। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जर्मनी, आई ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने एस क्लब है। सो आई ऑलवेज लुक्ड एट एस क्लब। सो आई थॉट दैट वी शुड फॉलो द पाथ टू बी एस क्लब ऑफ पाकिस्तान। ओह वाओ, तो उस ज़माने में मुझे ये था, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली जब नोटिस करते हो कि यार कि हमारे यहाँ तो ज़्यादा हाथ से काम होता है और हमें मशीनें चाहिए, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए लेटेस्ट, तो फिर उस तरफ सोच चली जाती है कि ज़रा हट के काम करना है। ज़रा हमने कुछ इस तरह का था शौक़। ग्रेट। क्यूएसए सियालकोट इंडस्ट्री की वन ऑफ द पायनियर कंपनी है। आपने ब्रांड डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दी है या ओईएम को? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी और इंडस्ट्री भी ब्रांड डेवलपमेंट के बारे में बहुत कंसर्न्स है। आपके इसके बारे में स्ट्रक्चर व्यू पॉइंट क्या है? देखें, आप पहले इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करते हो, ज़रूर, राइट? फिर उसके लिए अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करते हो। हमने ये रियलाइज़ किया कि इफ़ वी हैव टू क्रिएट अ ब्रांड इन कॉम्पिटिशन विद बिग ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो क्लियरली बात समझ आई कि वो बना नहीं पा रहे, उनके पास मार्केट है और हम बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपना फोकस बनाने पे रखें, एंड दे शुड सेल फॉर अस। सो हमने इसलिए कभी अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन नहीं की, कभी एग्जीबिशन नहीं गए, कभी डिस्प्ले नहीं किया। तो एंड वी हैव सम गुड ब्रांड नेम्स ऑन बोर्ड और हम उनके लिए बनाते हैं एंड वी आर हैप्पी। आप आज भी ओईएम को प्रेफर करते हैं ब्रांड्स की जगह? टू बिकम अ ब्रांड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू? Yes, you see, first of all, you should have strong production, Okay. with the latest equipment. And the next step could be later on कि आदमी खुद भी अपना brand develop करे. लेकिन for that purpose, you need a lot of resources, because when you start competing with the big shocks, it is rather difficult for any company in Pakistan. So it is working well for us because these medical products are not so easy to make. So that's why you don't find many manufacturers globally. So that is why the business is here, because we luckily had a cluster over here जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। कैसे साहब, किसी भी बिज़नेस की कामयाबी के पीछे, बल्कि मैं अगर आपसे कहूँगा कि आपकी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई आपके कुछ ट्रेड्स, कोई डिसिप्लिन्स, कोई रूल्स होंगे जिन पे आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा, जो आपको लगता है कि आज आपकी कामयाबी की बुनियाद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 3 ट्रेड्स, कोई 3 डिसिप्लिन या कोई 3 स्ट्रेटजीज़ जिसने आपकी कामयाबी को बूस्ट लगा दिया और इस टाइम पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी अचीवमेंट हासिल की है, तो वो क्या होंगे? I think first of all is the fairness. Fairness, honest in business. Look after your workforce. That is very important, because your workforce plays a very important part in growth of your business. मेरे नज़दीक ये चीज़ें जो हैं very important कि आदमी true to yourself, true to your customers, true to your people around. So it helps a lot. And then it's your vision, that how you think about what paths you select for yourself, what targets you set for yourself, where you want to be after 10 years, 15 years, 20 years. At least the goal targets should be set. So then you start working how to achieve it. Then the real job starts there. You make your plans, whatever you have business plans, but one should have some targets to reach. Great. अभी आपने विजन की बात की है। आपको लगता है कि अभी आपने 1970s में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और यहाँ तक आई थिंक इट्स बीन 15 years नाउ, तो
Have you achieved your vision? Are you still expanding and still in process? No, you see, the there is no limit, right? You have to continue to adopt new technologies, and you have to continue to grow for any business. So I always say the sky is the limit. So you can continue. We mashallah, our generation is, we are working with brothers, my brothers Saftar and Ali, for more than 50 years. MashaAllah. And now we are planning how to transfer business to our younger generation. So we want this company to sustain for another 50 years. Inshallah. This is what we are thinking now. This is great. मैं अपने फैमिली बिजनेस की बात की है, क्यूए से भी बाकी पाकिस्तान की या सियालकोट के बाकी फैमिली बिजनेस की तरह ही हैं. फैमिली बिजनेसेस में अक्सर औकात इंटरनल इश्यूज आ जाते हैं. फैमिली बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए, ताकि वो स्टेबली आगे चले, उसकी टैक्टिक्स क्या हैं, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? Financial discipline, only one thing. Financial discipline and merit. दो चीज़ें. अगर मेरिट पे चलते हो तो बड़ा ज़रूरी है, और दूसरा जो मैंने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट, जी. फाइनेंशियल आपकी जो बुक्स हैं ट्रांसपेरेंट हो, सारे पार्टनर्स को ये पता चल रहा हो कि क्या हो रहा है. अच्छा, आपने अभी अपनी सक्सेस के बारे में कहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी अपनी जो टीम है, आपने उसको रिस्टोर रखा है और उसको आपने बेहतरीन बेनिफिट्स दिए. सियालकोट में अपने लोगों को लेके, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके, अपनी लेबर को लेके बहुत कंसर्न है. हमारे यहाँ पे लेबर शॉर्टेज का बहुत मसला है. इस मसले को हल के लिए या इस मसले को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, it's very simple actually. It's not so difficult. Let me tell you, look, as far as I know, there is only one Polytechnic Institute in Sialkot. It is there for the last maybe 40 years. Yes. And look at the growth in population, opportunities, businesses, but it's still one over there. The second part is that our females, there's about 50% of our population, and most of those just get married and go away. And what I have seen that our female gender is actually much more talented than the males, honestly. Really? Yes, and they are more disciplined. So we have to move them out of their homes and train them. What I believe that we should have at least 2 or 3 or even 4 institutes for women, say in the north of Sialkot, south and east and west suburbs में, villages में, जहाँ से वो easily जाएं और उनको proper training दी जाए, सिखाया जाए, and that is the only solution to the labor shortage what you are mentioning. ये एक ही इसका रास्ता है. And the other thing is definitely हमारी जो compensations हैं वो ठीक होनी चाहिए. अगर मिनिमम वेज है तो वो मिनिमम वेज पे अमल होना चाहिए, उनको देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के रूल्स और बेनिफिट्स हैं जो भी उनके बनते हैं हर एक को वो ज़रूर देने चाहिए. ग्रेट. क्यूएसए को बनाने में कोई ऐसी कैसी कहानी जिसने आपको पूरी तरह शैटर कर दिया हो, पूरी तरह मूव कर दिया हो, या कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जिससे आपने कुछ ऐसा सीख लिया और आपका विजन और ब्रॉडर हो गया हो, कोई वाकया? देखें, कोई ऐसी चीज़ ऐसा नहीं है. बात यह है कि आप एक बात पे चलते हो, अपने टारगेट सेट करते हो, तो आपको वहाँ पे ट्रबलेंस भी मिलती है, प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं. देयर इज़ नेवर अ स्मूथ राइड इन लाइफ. लाइफ इज़ अप्स एंड डाउन, राइट? बट देन इफ़ यू कीप ऑन एडजस्टिंग योर सेल्स, अपने को एडजस्ट करते जाते हो, तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल टू गो थ्रू ऑल द डिफ़िकल्टीज़. I believe so. If you want to work, you can work in any part of the world, right? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. आदमी के अपने प्लान्स होने चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं. इंडस्ट्री के बारे में सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका विजन क्यूएसए के बारे में बहुत ब्रॉडर और क्लियर था. इंडस्ट्री के बारे में, आप सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री की करंट प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं. आप इंडस्ट्री को अगले 10 साल में कहाँ पे देखते हैं? देखें, जो आपकी जो नई जनरेशन मैं देख रहा हूँ, दे आर मच बेटर देन मोस्टली देन आवर जनरेशन.
So the young people like you, when you're in industry, right? So I should say it has a future. I think this surgical implant business is growing at least 5% per year, which is significant, significant. And I don't see any competition. What we do in Chalcot. I mean, Chinese are getting more expensive now. Germans cannot produce that because of the regulatory restrictions over there. So we have a chance, but we have to do a lot of reforms over here. You know, to grow this surgical manufacturing industry in Sialkot, we have to have drastic labor sector reforms. You know, our worker efficiency is about 60% as compared to the rest of the world. We have to work on it. And actually, there's a lot to do in these reforms in labor sector. We have to pay them well, but they should be made responsible, sort of things, you know. It's not, I'm not just talking about benefit of the manufacturers. I talk equally, my voice is equally for the workers. लेबर्स को स्किल्ड लेबर एक हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा अलमी है. कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम उनको पे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर तो नायाब है, मिलती नहीं है. उसका क्या हल किया जाए? देखें, बात यह है कि अगर तो आपको खुद नॉलेज है तो फिर आप किसी को ट्रेन कर सकते हो. एग्री. तो अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप किसी को कैसे ट्रेन करोगे? So people who are in the industry, first of all, they must have all the knowledge of their products which they make. That is very easy. You know, it's a, how you structure your production. You know, that is important. So, I mean, you can do the production by parts. You know what I mean? उसको divide करते हैं कि एक जगह असेंबली हो रही है, दूसरा कोई इसको यू नो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट उसके स्टेप्स जो हैं, हर एक बंदे को सब में ट्रेन ना करें कि एक स्टेप में ट्रेन करते जाएं, तो इट इज़ वर्केबल एंड वी आर डूइंग इट. ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल कंस्ट्रेंट, कंप्लाइंसेस, नई पॉलिसीज़, वॉर जोन्स, टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, आपको नहीं लगता कि अगले 10 साल में सर्जिकल इंडस्ट्री को चैलेंजेस बढ़ जाएंगे या बढ़ रही हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि व्हाट आई सी कि हमें 4-5 चीज़ें अगर हम यहाँ पे कर लें तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल we should get the raw materials. Okay. Raw materials from... Raw materials to start with without any restrictions. Free flow. To manufacture here or import it? To import. Imported raw materials, right? Okay. So because the steel we import, I'm talking about the top of the line products. The second is technology and know-how. The third is equipment. So can you please more prescribe about the technology? What kind of technology we can import? You see, there are two ways, right? Equipment we need, then we need people who could operate those latest equipments, right? Absolutely. So we should have the training institute to train the workers to handle the latest equipment. And then know-how, technology. That's the job. We have to find out the ways how we can get it. Okay. And the last is human resources. Human resources is very, very important. And there's a government. The government should actually create export culture. Yes. You know, Pakistan में हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है export culture की. कि export culture covers everything, right? If आपकी एक shipment जाती है custom clearance में, तो वहाँ पे smoothly फौरन उसको move किया जाए. फिर the system should be there कि उसी वक्त शिप हो, ना कि 4 बार ऑफलोड हो प्लेन से, ना कराची जाते हुए रास्ते में स्ट्राइक्स हो जाएं और आपके कंटेनर उधर पड़े हुए हैं. यू नो, सो दैट शुड बी सॉर्ट ऑफ समथिंग, यू नो, emergency, right? Wherever is export, no hiccups. It should be moved. So the whole government institutions should coordinate that exporters don't face any problems. You know. So our job is just to produce, right? We should have all these and produce it and ship it. रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में और एआई का जो नया फैक्टर आ गया है, बहुत से कंट्रीज़ हैं वो अब सर्जरीज़ को रोबोट्स की तरफ लेके जा रहे हैं रोबोटिक्स में. आपको नहीं लगता कि ये आगे जाके, क्योंकि हम लोग आज भी सियालकोट जो सर्जिकल इंडस्ट्री है
वो एक सर्कल में है और उसी के अंदर ही प्रोडक्शंस हो रही हैं. वी आर नॉट इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, आर इनकरेजिंग टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट. ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है फ्यूचर के लिए. देखिए, that's a bit away from us. We Okay. cannot jump into that. First of all, we should have the basics over here. Yep. Like first, if you want, you can have CNC machines and learn how to effectively use it. Later on, we can add robots to run those machines. Right. So but robots are not a solution of Pakistan because we are a highly populated country. We have so much of young force available to work. Robots normally are being used where the countries where they have this shortage of workers. Sir, and really high-end products, right? लेट मी रिवाइज माई क्वेश्चन मोर क्लियरली. सर, बहुत सारी जो मार्केट हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स, वो आहिस्ता आहिस्ता AI और रोबोट्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है. तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करना, एक्सपोर्ट करना हमारा उनका कम हो जाएगा. सो हाउ वी हैव टू डिस्कवर द न्यू मार्केट, आर वी हैव टू इनकरेज टू ऐड द न्यू प्रोडक्ट इन आवर प्रोडक्शन लाइन? देखिए, the human body is the same, right? Luckily, we don't have to design like jackets or sportswear like that. Yes. Calais forceps is a Calais forceps, right? So what is happening lately that sometimes now they want to have 15 inches long clamp because of the overweight patients, right? They have to go deep into the body, right? But this is a change I have seen. Some forceps we used to sell maximum 25 centimeters. Now people are asking about 35 centimeters, 40, but it's the same thing, right? तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ आएगी या नई चीज़ डेवलप करनी है. It is there when talk about instruments, right? Beside the industry, सिमैप पिछले कुछ अरसे में इंडस्ट्री के लिए नई से नई चीज़ें लेकर आ रहा है. जस्ट लाइक द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव समिट. The 2 years back, we just invented it and we are just presenting and publicizing for the industry. And different तरह के sessions हम conduct करवा रहे हैं. Now this is podcast. आप सिमैप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके लीडरशिप से कि अगले 10 साल में वो किस डायरेक्शन में देखे ताकि इंडस्ट्री बेहतर चल सके? I think आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज करने चाहिए रेगुलर, 3 months, 6 months. And to start with all due respect, exporters. Okay. कि एक्सपोर्टर्स को जो आज की ग्लोबल वर्ल्ड है उसके मतलब बताया जाए कि इट्स नॉट जस्ट सिंपल दैट यू मेक अ प्रोडक्ट एंड यू एक्सपोर्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्लोबल मार्केट्स, इट्स रिक्वायरमेंट्स. सो टू स्टार्ट विद एक्सपोर्टर्स एंड यू शुड हैव सच कोर्सेज part time, 2 hours, 3 hours like that. So and so to teach them that it is not necessary to sell just by cutting the cost of the product, right? We should focus on quality, and even whatever we are producing in Sialkot, I think we can always sell it even double the price. If we don't compete with each other, we can still increase our export at least double, just by adjusting our prices. And the global market would definitely pay it. There's no one should have any worry or doubt. कैसे साहब, थैंक यू सो मच. अभी इंडस्ट्री के बारे में हम इतना गाइड कर रहे हैं. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंडस्ट्री से आमतौर से हमें पूछा जाता है कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए या कस्टमर्स को कायल करने के लिए हम अमूमी तौर पे अपनी प्राइस रिडक्शन कर देते हैं बनिस्बतन क्वालिटी अपडेट करने के लिए. हम इस पे किस तरीके से कस्टमर को गाइड कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूं, अगर मैं हायर एंड की बात करूं तो जर्मनी में 40 to 60 euros पर आवर कॉस्ट आती है. एवरेज सर्जिकल मैकेनिक कह लें या क्राफ्टमैन कह लें. ये प्रोडक्ट कॉस्ट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट? ये ह्यूमन रिसोर्सेज पर मैन आवर कॉस्ट आती है 60 euro पर आवर. वाओ, राइट. अगर एक सीज़र को देखा जाए, अगर उसको आधा घंटा बनाने में लगता है तो उसकी कॉस्ट सिर्फ आती है 30 euros प्लस मटेरियल पर प्रॉफिट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो द गैप इज़ टू बिग, राइट? सो इवन वट एवर वी सेल से, for example, 6 euros, 7 euros, we can easily go up to 10 euros, 12 euros.
There's not a problem. Similarly, if you go to the lower disposable products, whatever price is being sold, it could be sold 3 or 4 times more than very easily. They have no substitute. इस तरह की प्रोडक्ट उनको कहीं नहीं मिलेगी, ना चाइना से मिलेगी, ना किसी और जगह मिलेगी. ताइवान में एक ज़माने में बना रहे थे, वो भी छोड़ गए हैं. वहाँ भी वर्कर कॉस्ट उनकी पर कैपिटा को देखें तो बहुत ऊंची है, राइट. तो आई डोंट नो, इसमें बहुत स्पेस है. जैसे मैं समझ रहा हूँ कि जो हम आजकल जितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ही हम कम से कम 100% इंक्रीज़ ले सकते हैं रेवेन्यू. लेकिन सर इंडस्ट्री तो आज भी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कि हम कस्टमर को कायल करने के लिए क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस रिड्यूस कर दो ताकि कस्टमर हम लोग रैप अप कर सकें. अब देखें कि ग्लोबल मार्केट में कितने लोग बनाने वाले हैं. नॉट मैनी, राइट. सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट. एंड वी शुड, as I said earlier, we should have some training sessions of our exporters to guide them, to convince them to get out of this cutthroat price competition. It's not just a price which sells, it's also customer service. आप कस्टमर को किस तरह हैंडल करते हो, उनकी कंप्लेंट्स को किस तरह हैंडल करते हो, उनके आपकी डिलीवरी टाइम्स क्या हैं, ऑन टाइम डिलीवरी देते हो. So you see, and you fill customer requirements in the right time which customer wants. तो फिर तो कोई मसला नहीं है. आप कस्टमर आपको 20-25% ज़्यादा देने को बड़े आराम से दे सकते हैं. कोई ऐसा मसला नहीं है. You know, there are 2 segments. One is your higher end products, you know, it's operating room use. Then there's reusable on the floor, and then is really disposable, right? Absolutely. तो 3 segments आप जिसमें आप हो, जो आप जिसमें आप काम कर रहे हो, तो उसको पहले जानो, उसकी मार्केट को जानो, उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, उसकी प्राइस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करो कि दूसरे लोग कितने में बेच रहे हैं. या फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सेल सम सिजर्स टू समवन इन से जर्मनी और इन फ्रांस एंड इटली, व्हाट इज़ देयर सेलिंग प्राइस. तो आप ये स्टडीज़ तो करो कि आपसे वो चीज़ अगर लेके €5 की या $3 की बेच रहे हैं 20 की, तो आपके पास स्पेस तो है ना. स्पेस है, बिल्कुल. तो वाई टू वरी, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर. आपको लगता है कि इसमें हम एक्सपोर्टर्स को सीखने की ज़रूरत है कि प्राइस रिकैलकुलेशन और कॉस्ट रिकैलकुलेशन हम और बेहतर तरीके से कर सकें? जी बिल्कुल. एक्चुअली वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क to guide our exporters. I would not say train our exporters, to guide them that they should have some business plan. Absolutely. And in this type of industry, I think I would recommend that people should have their own manufacturing. They should not put hand on all type of surgeries, right? Okay. They should select one type like ENT, work hard, produce themselves. Specific line. Specific. Okay. So this is what we need to guide them. परफेक्ट. सर मैं, क्योंकि हम लोग ना हमेशा कैसे साहब जर्मनी और बाहर की कंपनीज़ की तरफ देखते हैं सीखने के लिए. टुटलिंगम एक शहर है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और एलुमनाइज एसोसिएट हैं इंडस्ट्री के साथ. वहाँ से टैलेंट ऐसा निकलता है जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पढ़ाया जाता है. आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा लूप होल है सियालकोट इंडस्ट्री के साथ? जी हाँ. अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, बीएससी इंजीनियरिंग की बात करें, तो यू नो द आइडियल वे इज़ दैट ऑल दोज स्टूडेंट्स ओवर देयर, दे शुड हैव दिस half a month in the university, right? And 15 days a month work practically in a company. Learn. Okay. This is the right way to do it. Let me give you one example. Many years ago, we were looking for a swedging machine, and we ended up in a company in Germany. And the sales manager, he gave all the details, technical details of the machines, and I was very surprised. I asked him a question that you're a sales manager, but you know each and every bit of the machine. Wow. How? He said he did his associate engineering. He started working in the company. At the same time, he started, for his higher education in engineering. Brilliant. So all those years, he worked on the floor, and he had all the knowledge.
And that's why he was very good at explaining the machine and its operations. So it is very important that you see, normally I have some experience that students from university come and they want to have the internship in the company, but they do nothing. And then they just watch, they don't make their hands dirty, they don't touch anything. They come and for 10, 15 days, then they ask us for the nice report. Yeah. Then I tell them, okay, whatever you want, bring it, and my HR will sign it. For Okay. some reasons I Yes. couldn't say no You have to because compensate them. if some important person comes to you that my son wants to have internship, you cannot say no. So, and then they go to the internet and download, and my HR manager signs it. So this is not a way. You see, they have to learn properly. The purpose of internship is to work, not just stand like a Reddit tribe head and Absolutely. watch. एब्सोल्युटली कैसे साहब, आपने अभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की है, हम ऐसे कौन से कोर्सेज जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री को फ़ायदा दे सकते हैं? एटलीस्ट एज यू सेड, थिंक अबाउट द विजन, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी बिग. तो हम खुद भी चाहते हैं कि सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री का एक विजन है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़े. तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लूप होल है कि हमारे पास ना मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ना कोई और स्पेसिफिक इंजीनियर्स नहीं हैं. हम ऐसे कौन से कोर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो हमें सर्जिकल इंडस्ट्री में फ़ायदा दे सकें? Actually, let me tell you, first of all, we have to start with the basics, right? We have to lay the foundation. Okay. And foundation is that we should have a lot more technical schools over here where the boys or girls, when they finish their qualification should be FSC. So there they should join those schools, and there should be about 3 years course, which should basically should be about metalworking, right? So, and that should be in a detailed, updated curriculum, not 30 years old or 40 years old, right? We should have right teachers. For example, if I could do that, I would send my 10, 15 teachers, you can say, or professors or lecturers to in this mechanical side or metal side to Singapore Polytechnic Institute. And they should have the training over there in parts. Okay. If you start with if you really want to specifically focus on surgical instruments, they should learn there how to make a tool. What you call the tool mean the forging dies or these things. So step by step. So if you send 12, so each year or each stage they will learn and come back. Then you should have a teachers institution, and they should train more teachers. So that should be the start, right? And then you have to upgrade your polytechnic institutes. You should have a lot more. जैसे मैंने कहा कि लड़कियों के फीमेल जेंडर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये किया जाए, because they're more responsible, right? And as we have the shortage of male workers, male people to help, तो हम उनको ट्रेन करें और ये पहले बेसिक इस पे चलें. यूनिवर्सिटी इज़ द सेकेंड लेवल. Okay. पहले आप फर्स्ट लेवल पे ठीक करें जहाँ पे सियालकोट को आपको प्रॉब्लम है. Yes. आपको फ्लोर पे वर्कर प्रॉब्लम है, तो आप ये पहले करें. बिल्कुल. और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेप पे चलते जाएं. यूनिवर्सिटी का कुरिकुलम पूरे चेंज होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए. वी आर नॉट अपडेटेड. Our engineers are not as good, unfortunately, most of the times, as good you find in other countries. I have many experiences. I can narrate many stories about this, how they work over there. But I think you have time constraint, but that could explain better. I think let me give you one example. Yes, please, sir. You see, we had Epson heat treatment furnace, and we wanted to, and this process controller, what you call that, was damaged. Yes. So I found the company which supplied that process controller to Epson. Okay. So I went there and I got my process controller upgraded there. They said, this is outdated, we give you the updated. But for that, you have to upgrade your software as well. Okay. So we were using, I think, Siemens
5 and PLC. So they recommended 7. So I bought that The update software. software from Siemens Pakistan because I saved a lot of money. and then I requested an engineer from that process controller company to come and install it because they have to synchronize it. So, and a young man came. He just checked everything and then picked up a screwdriver and he started touching different points. And after 15 minutes, he did it. I was very surprised. I said, How did you do this? since how long you're working in the company? He said, no, I'm not working. I'm studying electrical engineering. Wow. So what I do that this I have to, by rule, attend a manufacturer. So what I do, I'm learning over there, and when I visit other companies like yours, I make some money too for my college, for my university fee. Great. So you see, this is the way it should be. So any engineer will be incomplete unless he has Practical knowledge. practical training in the companies on a regular basis throughout their study period. कैसे साहब हम बात को अब आगे लेके चलते हैं. एक सिनेरियो मैं आपको देना चाहता हूँ. अगर आज इस वक्त आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते तो कंसिडरिंग द कंप्लायंस इश्यूज द क्वालिटीज़ मैनेजमेंट इश्यूज आपका की फोकस क्या होता? देखें, पहले तो मैं पूरी इन्वायरमेंट को स्टडी करता, ठीक है, उसमें पिन पॉइंट करता कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने करनी है, सीखनी है, अपना होमवर्क करता, बिजनेस प्लान बनाने की कोशिश करता, जैसे आप क्या करना चाहते हो, कि कौन सी डायरेक्शन लेना चाह रहे हो, आप डिस्पोजल में जाना चाह रहे हो, आप रीयूज़ में जाना चाह रहे हो या ऑपरेटिंग रूम क्वालिटी में जाना चाह रहे हो. अपना एक टारगेट सेट करेंगे, फिर आप ये देखेंगे उसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ. यू कैन डू एवरीथिंग, राइट? फिर यू नो, at least there should be a clear vision what you want to do. Not just, you know, that, okay, you are starting something. Some random thoughts. Let's go. Yep. I think it's difficult without that. Okay. तो कोई एक सजेशन या कोई एक एडवाइस जो आप आज के एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्री को देना चाहें? देखें, बात यह है कि जो आप करना चाह रहे हो, जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, उस पर पहले काम करो. Join a company, whatever it is, work over there for a few years, learn the skills, have some knowledge about that, then make your plans, and it means everything. सर बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज के एक्सपोर्टर्स हैं, स्पेसिफिकली क्योंकि आपने एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी गाइडलाइन दी हैं, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कोई आप एडवाइस दे सकें कि वो अपनी एक्सपोर्ट को या अपने नज़रिए को बेहतर कैसे बना सकते हैं? देखिए स्पूट, बात यह है कि वी आर लिविंग इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड नाउ. यू नो, इफ यू गो बैक 10-15 years, it was different. Okay. Now with this new technologies and global trade practices, all those things are difficult to, you know, in the beginning, in a way that you have to cover up all the important parts, what you want to do. First of all, we should have the knowledge. Okay. You know, if you want to sell something, you should know each and everything about it, right? And then, as I said, you should have your own plans. You know, you can not just move on without any plan. So you set your yearly targets, what you want to do. In the beginning, yes, it is hard. You have to have your space, which is sometimes very difficult, but you have to have consistent, then should be fully focused. No half-hearted effort. For young people, they are young, they are strong, they can work 18 hours a day, 15 hours a day, Yes. right? So they should be fully committed to it, right? Then you have to forget everything else and focus Absolutely. on what you want to do. But first of all, complete knowledge, plan, and then set your own business scheme. That whether you compete with the prices or you produce quality. Yes. So, you know, couple of things. You have to be very clear what you want to do. थैंक यू. कैसे साहब, एक और बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म का क्वेश्चन है. हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में तो हम बात करते हैं,
चाहे वो प्राइसिंग के बारे में है, ग्लोबल टेंशन के बारे में है। लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लाइक द न्यू पॉलिसीज़, FTR टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। आपने इसका जिक्र तो भी किया, लेकिन मैं थोड़ा एलैबोरेट करवाना चाहता हूँ आपसे कुछ सीखने के लिए। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी प्राइसिंग से लेके हमारी क्वालिटी, हमारे पूरे बिजनेस पे है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी जो मैंने बात की थी ना एक्सपोर्ट कल्चर की, एनवायरनमेंट वो हमें बनानी है, जिसमें आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, कोई और काम कर रहे हैं, तो उनको कम से कम कोई स्ट्रेस ना हो, अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। देखिए अभी आपने बात की इलेक्ट्रिसिटी की, यस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वाई शुड we the consumer are being penalized for their own errors. The people who made the mistakes uh, in the agreements with the power suppliers, nobody holds them responsible. But what they're doing, you know, even if they cannot stop the theft, they just pass on to us. Why should I? You know, I always ask this question. Yes, reality is What's my fault? Why? You see, this is unfair and it is insane, and I should say it's criminal. Negligence. वो जो नई टैक्सेस पॉलिसीज़ हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए हम लोग शायद एक्सट्रीमिस्ट हैं. You know, for 1%, I think they jump to 30%, Yep. and then 10% super tax. Yes, yep, You know, and it came just like a storm. yep, You were not prepared for that. absolutely. Right? I mean, we should have been given notice, at least 1 or 2 years breathing time, कि हम लोग अपने आप को एडजस्ट करें. दूसरा बात यह है कि इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो ये कि आज के दौर में हमारी जितनी इंडस्ट्री काम कर रही हैं, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज, एंड फॉर ग्रोथ. Where there is no investment, there is no growth, for sure. Absolutely. So what is happening? You see, if I talk about our company, we have funds every year. We invest in new equipment, right? Substantial. Very nice. So now with new tax regime, I have to pay about 65%, 50% all taxes, and if I take dividend, 15%, right? So when I work 14, 15 hours a day, I want to have dividend, right? Because I give everything to my business, all my time, energy. You know, if I'm sick, who cares, right? So if they take away 65% from me, what is left for the investment? So it means they have curtailed the growth. You see, this is whatever policy whoever made this, I think they should be held responsible, because as I hear in the news, the export have fallen down Absolutely. by 30%. Absolutely. They are responsible. One should ask them the question that why did they not foresee it? They should publicly answer it, right? So it could be fine 10%, 15%, right? But why 30%? Absolutely. And you see, if you see the total export volume, say about 700-800 billion rupees, they have really put halt on exports, and actually it's fallen down. So there's a colossal loss because it takes time to recover then. So that's a dilemma of in Pakistan actually, that we don't foresee. You know, we make quick decisions, quick fixes without realizing the consequences. So that's the worst. You know, okay, we want to pay tax. I would never say that we should not be taxed. Okay, 10, 15%. For in any country, exports they have an export rebate, right? So even if it is 30%, the exporter should pay 15%. Yeah. You know, so they virtually try to kill the whole exports and its growth. So how we, as a businessman, how we can overcome this issue? क्योंकि जो हम पे इम्पोज हो गया है, आप हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते. तो इस चीज़ को फिर हम अपनी प्राइसिंग में फिक्स आउट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, I don't know about the customers. You see, another problem is the tariffs in US.
Yeah. So you see, they have now 18-19%, I think, tariff on Pakistan, right? Yes. So that's another issue Yeah. which people face, right? And the customers are facing. So we are actually on two sides. We are facing the Dwindling both the problems. paths, yep. So, but we cannot say anything to U.S. government, but we can talk to our government and you guys in association. They should really be very firm. You see, look at that. Exports are the engine of any economy. We are important. We are more important than many other functionaries of the state. But then this whole saga about this, it has been really very bad. Sir, in our earlier conversation, you mentioned that by using some strategies, we can actually increase our export to the nearby to $1 billion annually. So can you please summarize this? What kind of the proposal, what kind of the trades we can adopt that we can increase our sales to $400 million to $1 billion in the coming year, especially strictly towards the surgical industry? I think my humble advice to my colleagues in exports in Chalcot, is that please check your prices. If you cannot have a premium price, at least to have sustainable price. It will give you the funds, additional funds to look after your workforce better than what we are doing now. Pay taxes a little bit, I would not go for 30%, some taxes, and have money to invest in new equipment in production. Absolutely. And that is very important. Great. You cannot continue to operate the way you were operating 30 years ago or 20 years ago. It's a new world, new reality is there. सर, लास्ट में आप अपनी लाइफ का, अपनी सक्सेस स्टोरीज में से कोई एक वाकया हमारे साथ शेयर कर सकें जो कि जिसने आपके लिए आपको सीखने के लिए एक नई राह दिखाई हो? देखें, I cannot right away recall something, but you see, this is something ongoing process. I remember the chief executive officer of Call Stars lady, she recently died. She said, every evening before I go to sleep, I think that how could I do better in the company? What change I can bring in the company? She looks for the new ideas. To keep it consistently, to keep yourself motivated. Yes, look, the brain function is very nice. The more you use it, the better it gets. So if you have some issues, keep thinking on it. Look for the innovative, look for the out-of-the-box solutions, and just focus on it. Right? So this is my humble advice. थैंक यू सो मच कैसर साहब, आपके कीमती वक्त का आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इंडस्ट्री के साथ, और हम उम्मीद रखते हैं कि कैसर साहब जैसे एक्सपीरियंस शख्सियत से हम सब लोग बहुत सीखेंगे. ऐसे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम सबको बेहतर सीखने का मौका मिले और हम अपनी प्रोडक्शन को, अपनी एक्सपोर्ट को और अपनी इंडस्ट्री को और बेहतर बना सकें. अगले सेशंस के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन.